एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रवि मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु नेत्र की। सिंधु नेत्र एक ऐसा सैटेलाइट है जिसके माध्यम से हम या भारत समंदर में घूम रहे किसी भी वॉरशिप या जो कमर्शियल शिप है उसमें अंतर बता सकता है। एक्चुअल में डीआरडीओ के साइंटिस्टों के द्वारा इस सैटेलाइट को तैयार किया गया है, सिंधु नेत्र को तैयार किया गया है। और 28 फरवरी 2021 को जब अमेजोनिया 1 ब्राजील की सैटेलाइट लॉन्च हुई थी इसरो के माध्यम से, इसरो के रॉकेट के माध्यम से, PSLV-C51 के माध्यम से, उसी के साथ ये सैटेलाइट भी लॉन्च की गई। इतनी सब चीजें तो आप जानते ही होंगे। अब इसके काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसने ऑर्बिट में अपना जो वर्क है यानी कि अर्थ इमेजिंग की जो इसका वर्क है वो स्टार्ट कर दिया है। इसके माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमर्शियल सैटेलाइट और वॉरशिप में अंतर बताया जा सकता है। इसका इस्तेमाल भारत साउथ चाइना सी के आसपास या इंडियन ओशन में करने वाला है। हम जानते हैं कि चीन की तरफ से इंडियन ओशन में काफी ज्यादा हस्तक्षेप चल रहा है। यहाँ पर वो अपने सर्वेलांस शिप तो भेजता ही है, साथ में ओशिनोग्राफी वाले शिप भी भेजता है, शोध करने वाले शिप भी भेजता है और इसकी आड़ में यहाँ के जो पानी है और वहाँ पे जो वॉरशिप का डिप्लॉयमेंट है उसको ट्रैक करने का प्रयास करता है और सिचुएशन समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जितने भी वॉरशिप अगर उनके डिप्लॉय हो रहे हैं तो उसकी जानकारी अब भारत को बहुत आसानी से प्राप्त हो पाएगी। डीआरडीओ इसमें अब भारत की हेल्प करेगा। बात चीन की चली है तो भारत और चीन का स्टैंड ऑफ आपको पता है कि अभी चल रहा है और एक दो फ्रिक्शन एरिया पे डिसएंगेजमेंट हुआ है। पर जब ये चरम पे अपने था, जब ये जो विवाद है वो अपने चरम पे था, हालांकि चरम पे तो अभी भी है, पर जिस समय ये विवाद स्टार्ट हुआ था और बहुत घातक रूप ले लिया था, जब गलवान क्लैश हुआ था, तो उस समय कहा जा रहा था कि चीन की नजरें हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर था और उनके हैकर्स ने इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया। इसी के तहत अक्टूबर 19 में यानी कि पिछले साल अक्टूबर 19 तारीख को जब मुंबई में पावर क्राइसिस आई थी, पावर आउटेज आया था, तब ये कहा जा रहा है कि एक साइबर हैकिंग के कारण ये आउटेज आया था और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इसमें कोई बाहरी ताकतों का हाथ था, यानी कि बाहर से किसी मालवेयर या किसी हैकिंग के प्रोसेस के द्वारा ये आउटेज आया था पावर का। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि पावर की जो प्रॉब्लम है वो मुंबई में आ सके। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इसमें किसी न किसी ने हस्तक्षेप किया, पर चीन इसको अभी भी नहीं मान रहा है। कई रिपोर्टों में, न्यूयॉर्क टाइम्स या कई अखबारों की रिपोर्टों में निकलकर सामने आया कि चीन ने गलवान क्लैश या जो सीमा विवाद है वहां पर जब वो पीक पर था भारत और चीन के बीच में, उस समय भारत के अंदर वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पूरे देश में इस तरह की चीज नहीं हुई, केवल मुंबई में ही ये चीज देखने को मिली, पर भारत ने इसका सामना अच्छे से किया भी। पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से यदि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चीन उसको सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ भी खींच सकता है और सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट बना सकता है और सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट बनाकर वो हमारी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे दबाव बना सकता है। तो ये सारी चीजें, ये टैक्टिक्स चल रही है। हालांकि गवर्नमेंट के कुछ सोर्सों ने ये कहा था कि जो हमारी पुरानी मुस्तैदी थी इसकी खबर बहुत पहले ही मिल गई थी कि चीन इस प्रकार की जो हस्तक्षेप है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में वो कर सकता है। उस हस्तक्षेप को रोकने के लिए हमारी जो तैयारी थी वो बहुत पहले से थी, इसलिए हम पर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है। और चीन जैसा दुश्मन होने से भारत को इसका फायदा भी मिल रहा है कि इसके विरुद्ध वो अपनी जो तैयारी है वो पहले से कर पा रहा है। इसके अलावा चीन के द्वारा हमारी जो वैक्सीन बनाने वाली, कोविड की वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज हैं जैसे कि भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट, इनके डेटाबेस पर भी आक्रमण किया गया था चाइनीज हैकर्स के द्वारा और इसके द्वारा उनसे ये जानकारी चुराने का प्रयास किया गया था कि किन देशों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या प्रोसेस है और कितनी मात्रा में ये वैक्सीन बनाई जा रही हैं। बात कर लेते हैं डेजर्ट फ्लैग एयरफोर्स एक्सरसाइज की या मिलिट्री एक्सरसाइज की। इसमें अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया समेत 10 देश भाग लेने वाले हैं। इसमें भारत भी एक ऐसा देश है जो भाग लेगा। इसमें खास बात यह है कि हमारी तरफ से 6 Su-30 MKI सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। इसके अलावा C-17 जो हैवी लिफ्टिंग एयरक्राफ्ट है, हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी भाग ले रहा है और 2 की संख्या में वो भाग ले रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि विश्व के अग्रणी देश
इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। भारत के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें भाग लेके चीजों को सीखने की, जो कि भारत बहुत पहले से सीख भी रहा है। इस एक्सरसाइज में जाने वाले जो Su-30 MKI हैं उनकी खास बात यह है कि वो उस स्क्वाड्रन का भाग हैं जो कि सैटरडे को बालाकोट स्ट्राइक की जब एनिवर्सरी मनाई गई, द्वितीय एनिवर्सरी मनाई गई, तब उसमें एक दूर के टारगेट को नष्ट करना था। तो उनमें भाग लेने वाले ये Su-30 MKI हैं जिनको कि डेजर्ट फ्लैग के लिए अब सऊदी अरेबिया भेजा जा रहा है। अब बात कर देते हैं राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, इसके अलावा अंधों में काना राजा। इन दोनों ही मुहावरों को स्पष्ट करता हुआ एक किस्सा निकलकर सामने आया है। टर्की और पाकिस्तान, इनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी है। टर्की अभी तक ये माना जा रहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। वो इसलिए क्योंकि वो नाटो के साथ है और ये माना जाता है कि भाई टर्की के पास कुछ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि ड्रोन की बात कर लें या हेलीकॉप्टर्स की बात कर लें या उनके एयरक्राफ्ट की बात कर लें, और वॉरशिप की भी बात भी कर सकते हैं क्योंकि भारत ने एक डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट टर्की की कंपनी को दिया हुआ है। अब टर्की का स्वार्थ जो पाकिस्तान के साथ है वो ज्यादा निकलकर सामने आने लगा है। पाकिस्तान के साथ वो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो करना चाहते हैं, इसके अलावा कोलैबोरेशन करके नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। वो क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास चीनी टेक्नोलॉजी है। हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जितने भी हथियार बनाता है वो चीन से बोरो की हुई टेक्नोलॉजीज होती हैं, चीन उसमें हेल्प करता है। तो अब इसके माध्यम से टर्की ये चाह रहा है कि चीन की टेक्नोलॉजी उनके पास आए। अब राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, यानी कि टर्की और पाकिस्तान, अंधों में काना राजा यानी कि चाइना। जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जिन देशों के पास टेक्नोलॉजिकली वो पीछे होते, वो चाइना की तरफ देखते हैं और चाइना अंधों में काना राजा होके उनको ये सारी टेक्नोलॉजी देता भी है, पैसे भी लेता है, हथियार भी बेचता है और उनकी हेल्प करता है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकें और चीनी खेमे को ज्वाइन कर ले, जो कि पाकिस्तान बहुत आसानी से कर रहा है। पर टर्की जो एक अलग ही अपना खेमा बनाना चाहता है वो पाकिस्तान को इसलिए जोड़ रहा है कि चीन की टेक्नोलॉजी लेके अब चीन के खिलाफ भी, या जो दूसरे कई पोल जो विश्व में बन रहे हैं, देशों के अलग अलग पोल बन रहे हैं, अलग अलग समूह बन रहे हैं, उसमें एक अलग टर्की भी सोच रहा है कि अपना एक समूह बनाए, अपना एक खलीफा वाला जो समूह है वो बनाए। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पास जो बाबर मिसाइल है, शाहीन मिसाइल है, इसके अलावा JF-17 है, वो सारी चीज चीन से आई हुई है, चीन की टेक्नोलॉजी है और इन चीजों में महारत हासिल करने के लिए अब टर्की उनको अपना पार्टनर की तरह, एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट पार्टनर की तरह देख रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप उसको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।